नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपने उन बच्चों के साथ बात कर रहे हैं जो मुख्य तौर पर आईसीजे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं या फिर भारत की नेवी में शामिल होना चाहते हैं। आप सभी को पता है, जो बच्चे भारत के डिफेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ हमारी होती है मुलाकात सुबह के 7 बजे। और सुबह के बज गए हैं 7। अपने प्यारे बच्चों के साथ हम लोग अपनी आज की इस क्लास को आप सभी के साथ करने के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। मैं आप सभी बच्चों से ये उम्मीद करना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी इस क्लास को करने के लिए पूरे तौर पर तैयार होंगे। तो मुख्य तौर पर अगर हम लोग आप सभी के साथ बात करें तो हमारा ये जो पूरा का पूरा आज की क्लास का मुद्दा होने वाला है या फिर जो विषय होने वाला है, ये हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको जल्दी से अपनी इस क्लास का ये जो लिंक है उसको अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कर देना है। और अगर आपका कोई दोस्त या फिर साथी अभी तक हमारी क्लास में नहीं जुड़ा हो तो उसको आप लोग आमंत्रित कर सकते हैं। सुबह सुबह प्यारी सी इस क्लास में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। तो अब इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे पूरे तौर पर तैयार हैं। करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज के अंदर पूछा जाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन सा पोर्शन होता है और आप देखते हैं कि एग्जाम के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। बहुत सारे सवाल करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं और रोजाना सुबह 7 बजे हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं आप सभी के साथ कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं मुख्य तौर पर क्या पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स की होगी बात और मुख्य तौर पर हमारे सामने होंगे सवाल और उनके होंगे बेहतरीन से जवाब। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। अब ये मिशन वात्सल्य क्या है? मिशन वात्सल्य जो है दोस्तों, एक प्रकार का एक मिशन है जो क्या करता है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इसके द्वारा ये बताया गया है राज्य सरकारों को कि उनको कैसे क्या करना है, जो भी धन दिया जा रहा है उसको इन्वेस्ट करना है या फिर उसको कहां कहां पर खर्च करना है। तो मिशन वात्सल्य के संबंध में कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बता रही है कि कहां कहां पर कैसा कैसा पैसा खर्च करना है, इसके संबंध में नए दिशा निर्देश या फिर नए गाइडलाइंस आई हैं। तो कौन से मंत्रालय ने इन गाइडलाइंस को जारी किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने, जनजातीय मंत्रालय ने, खेल मंत्रालय ने या फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। तो भारत के आप देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में मिशन वात्सल्य के तहत नए दिशा निर्देशों को जारी किया। और मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है उसको हमने देखा। आपका ऑप्शन डी यहां पर पूरे तौर पर सही बनता है। बढ़ते हैं आगे, एक और तड़कता भड़कता और जोशीला सा सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने पहला ALH स्क्वाड INAS 324 कमीशन किया है। हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने ALHL स्क्वाड्रन INSA 324 कमीशन लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नौसेना ने, भारतीय जल सेना ने या फिर नीति आयोग ने। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारी, आपको क्या दिख पा रहा है बच्चों, आपको दिख पा रहा है कि जो हमारी मुख्य तौर पर नौसेना है ना, भारतीय नौसेना ने एक ऐसे क्या किया है, आप देखते हैं कि वायुयान को अपने यहां पर रखा है जो मुख्य तौर पर लाइट वेट होगा और आसानी से आप देखते हैं कि भारत के जो हमारे जहाज होंगे INS 324, वहां से इसको क्या किया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है। तो AHL स्क्वाड INS 324 के जरिए इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया जा रहा है। इसका सही आंसर आपको क्या दिखता है बच्चों, भारतीय नौसेना दिखता है। आप देखते हैं कि इनमें से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में भारत की जो कुपोषित आबादी है वो घटकर 224.3 मिलियन हुई है। भारत के अंदर आप देखते हैं कि पुराने समय के अंदर, आज से लगभग 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो भारत के जो हमारे MP राज्य थे, भारत का बिहार राज्य था, भारत का उड़ीसा राज्य था, भारत का आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारा पंजाब का भी कुछ दूसरा इलाके रहे थे, दूर के इलाके रहे थे पंजाब के। तो वहां पर हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो बच्चे थे उन्हें सही मात्रा में खाना नहीं मिल पा रहा था और उनका वजन कम था, उनके साथ बहुत सारी बीमारियां थी, वो मेल न्यूट्रिनिस्ट थे या फिर आप कह सकते हैं कि वो कुपोषित थे। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इनमें से अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक संस्था है जिसने 15 साल की अपडेट दी है कि पिछले 15 सालों में भारत के अंदर ये जो कुपोषण के केस हैं ये बहुत कम हुए हैं और ये कितने कम हो गए हैं, 2.43 मिलियन। आप देखते हैं कि कुपोषित की जो आबादी है, कुपोषित लोगों की आबादी है भारत में कम हुई है। मतलब अब भारत के लोगों को संतुलित आहार मिल रहा है और वो सुरक्षित हैं।
तो किस संस्थान के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है? इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने, आप देख पा रहे हैं कि इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत के अंदर जो कुपोषित आबादी थी उनकी संख्या बहुत तेजी के साथ कम हुई है पिछले 15 सालों में, और अब 224.3 मिलियन ही आप देखते हैं कि ये घटकर रह गई है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शहर आपको 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करते हुए दिखेगा? भाई आप देखते हैं कि साल 2023 में भारत का एक बेहतरीन सा शहर है जिसका नाम है दिल्ली, और आप देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह अनाउंस कर दिया है कि दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल क्या करेगा, मेजबानी करेगा। और 26 जनवरी के आसपास आप देखते हैं कि 26 जनवरी 2030 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, 1 महीने तक ये चलेगा। भारत के राज्यों से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग क्या किए जाएंगे, भारत के हर राज्य से एक एक स्टॉल बनाया जाएगा, बड़े बड़े वो स्टॉल्स होंगे। वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेस्टिवल को मनाया जाएगा, शॉपिंग फेस्टिवल को मनाया जाएगा। लोग यहाँ पर खरीदेंगे, नृत्य को होते हुए देखेंगे, डांस फॉर्म्स को होते हुए देखेंगे। तो भारत में साल 2023 के संदर्भ में भारत का सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी कौन से शहर को मिल रही है? ये है दिल्ली के पास। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किस देश में बॉर्न ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं जैव विविधता। आप देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार के फल हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। हमें इन जानवरों की, इन फलों की और इस प्रकार के जो हमारे ये पेड़ हैं, वनस्पतियां हैं, इनके संरक्षण की ज़रूरत है, इन्हें बचाने की ज़रूरत है। और अगर हमने इनका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में आप देखते हैं कि ये लुप्त हो सकते हैं या फिर ये विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो सकते हैं, और जिससे हमारी जो पृथ्वी का संतुलन है वो खराब हो जाता है। इसी बात को लेकर आप देखते हैं कि बॉर्न ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव, एक मीटिंग हुई साल 2022 में, और इस मीटिंग का नाम था बॉर्न ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये जो बॉर्न ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव था, ये आपसे यही पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आयोजित किया गया। तो जर्मनी के अंदर आप लोग देखते हैं कि साल 2022 की, ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि बॉर्न ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया। अगला सवाल, इनमें से किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई? आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर एक प्रकार से स्कूलों को आगे बढ़ाने की, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जा सकें और स्कूलों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो भारत के अंदर मुख्य तौर पर क्या करेगी, स्कूलों को आगे बढ़ाने का मौका मिले और उसको प्रोत्साहित करेगी। तो आप देख पाते हैं कि गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की है, और गूगल के ही सपोर्ट से अब भारत के अंदर आप देखते हैं कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की जाएगी। और इसके अंदर भारत के जो स्कूल हैं, बेसिकली उनके अंदर ये किया जाएगा कि जो बच्चे हैं वो क्या कर सकें, वो स्टार्टअप यानी कि ऐसे यूनिक आइडियाज़ लेकर आ सकें जिसके तहत क्या किया जा सके, जिसके तहत वो कंपनी खोल सकें, कोई भविष्य में बड़ा इन्वेंशन कर सकें। स्कूल के बच्चों में कंपनीज खोलने को लेकर, है ना, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर कि वो बिजनेस कैसे कर सकें, इसी को लेकर स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत हुई है। और इसको गूगल के द्वारा भारत के अंदर शुरू किया गया है कि भारत के जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपनी एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्टा 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? आप देख पा रहे हैं प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक प्रकार से नमूना, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि वो उसका एक एग्जाम्पल है। अब देखिए कि हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, उसकी जनरेशन्स होती हैं। तो अभी जो जनरेशन चल रही है, इससे हाईली एडवांस जनरेशन को लेकर आप क्या देखते हैं कि हमने एक चिप बनाई है जिसे आर्यभट्टा चिप कहा जा रहा है। तो ये जो आर्यभट्टा चिप है, जो आज के कंप्यूटर की जनरेशन से एडवांस जनरेशन वाला कंप्यूटर होगा, इससे संबंधित जो जानकारी है वो आपको इस आर्यभट्टा चिप में दिख रही है। इसको बनाया है भारत की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग कह रहे हैं IISc के द्वारा। आप लोग देखते हैं कि भारत का एक ऐसे हमने अपने चिप को बनाया है जिसे हम लोग आर्यभट्टा नाम दे रहे हैं, जिसके ज़रिए हम नेक्स्ट जनरेशन के अपने कंप्यूटर्स को निर्मित कर सकते हैं भारत के अंदर ही, जिसे आर्यभट्टा चिप का नाम दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 की फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है ना? तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन जो है ना, या फिर आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ,
इसने क्या किया है, अपनी लिस्ट जारी की है और गणित के अंदर 40 साल की आयु से पहले पहले जिन लोगों ने क्या किया है, अभूतपूर्व कार्य किया है, उनको सम्मानित किया है। तो हर साल आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जो गणित में नई नई इन्वेंशंस करते हैं। 40 साल तक की आयु से पहले वाले लोगों को इस संस्था के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। और इसने अभी हाल ही में क्या किया है, अपनी मेडलों की जो जीतने वाले लोग हैं उनकी रिपोर्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ। निम्न में से किस संगठन के महासचिव, जिनका नाम है मोहम्मद सानुसी बरकिडो, का हाल ही में निधन हो गया है ना। हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो संबंधित हैं जिनका नाम है मोहम्मद सानुसी बरकिडो, और आप देखते हैं कि इनका निधन हो गया। ये क्या थे, आपको दिखता है कि सेक्रेटरी हुआ करते थे कौन सी संस्था के, जिसका नाम है ओपेक। और ओपेक क्या है, आप सभी को पता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देखते हैं कि कतर हुआ, ओमान हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, ये सभी जो देश हैं जो तेल को पैदा करते हैं, इनकी अपनी एक संस्था है जिसका नाम ओपेक है। और ओपेक के महासचिव हुआ करते थे मोहम्मद सानुसी बरकिडो। इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो ओपेक के मुख्य तौर पर क्या हुआ करते थे, महासचिव हुआ करते थे। अगला सवाल, निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में निधन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि मर्डर हो गया। बेसिकली ये एक पब्लिक मीटिंग के अंदर थे और आप सभी को पता है कि ये पब्लिक मीटिंग के अंदर इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। अभी संडे के दिन इलेक्शन थे जापान के अंदर। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, आपको दिखता है कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे और इलेक्शन कैंपेनिंग करते हुए एक नौसेना का ही पुराना सैनिक था जो इनसे नाराज़ था। उसने घर पर ही अपनी बंदूक को बनाया, है ना, घर पर ही प्लास्टिक के पाइपों से टेप लगा कर उसने बंदूक को निर्मित किया। और उस बंदूक को बनाने के बाद आप देखते हैं कि उस बंदूक से शिंजो आबे को शूट कर दिया। भारत के बहुत ही बेहतरीन ये साथी थे, प्रधानमंत्री मोदी से इनके बहुत अच्छे रिश्ते थे और भारत जापान के रिश्ते बहुत बेहतर हो गए थे जब ये उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। साल 2020 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। साल 2020 में भी ये प्रधानमंत्री थे और आज के समय में भी ये प्रधानमंत्री होते, लेकिन साल 2020 में आप देखते हैं कि इन्होंने सेहत की वजह से, गिरती हुई सेहत की वजह से प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दिया था। जापान के अंदर बहुत बड़ा नाम है इनका। प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में आप देखते हैं कि निधन हुआ, जापान से ये संबंधित है। अगला सवाल आपके सामने रखा गया है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियन अल्फिया पठान और उसी के साथ साथ गीतिका ने एलोरा कप में क्या किया है, कौन सा मेडल जीता है। तो आप देखते हैं कि भारत की दो प्यारी बच्चियां जिन्होंने क्या किया है, विश्व मुक्केबाजी के अंदर मेडल को हासिल किया है। कौन से मेडल को इन्होंने हासिल किया है, तो हमारे सामने गीतिका है ना, आपको देख पा रहा है 48 किलोग्राम के अंदर, और उसी के साथ हमारे साथ हैं अल्फिया पठान, इन्होंने 81 किलोग्राम के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया है, गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है। तो इन दोनों बच्चियों ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल को जीता है एलोरा कप के अंदर, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन बच्चों के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि स्वीडन और किस देश ने हाल ही में नेटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। अब देखिए कि एक संगठन है जो अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया है जिसका नाम है नेटो, या फिर जिसे नाटो कहा जाता है। और ये जो नेटो बनाया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि जो रशिया है, जिसे हम लोग रूस कहते हैं, रशिया का जो क्या है बच्चों, रशिया की शक्ति को कम किया जा सके। तो नेटो के आपको दिखता है कि लगभग 30 सदस्य देश हैं और यूक्रेन भी उसका भाग होना चाह रहा था, जिसको रशिया नहीं चाहता था कि वो उसका भाग हो, और इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। यहाँ पर आप देखते हैं कि स्वीडन जो यूक्रेन के ही पास है, उसको डर सताने लगा कि जैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो हम पर भी, स्वीडन जो एक देश है जो यूक्रेन के बराबर में ही पड़ता है, उसको अपना खतरा दिखा। तो स्वीडन ने कहा कि हमें नेटो में जाना है। अमेरिका और अमेरिका के जो साथी सदस्य देश हैं, जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, जो नेटो के भाग हैं, ये हमारी मदद करेंगे। तो दो देशों ने कहा कि भाई हमें नेटो में शामिल कर लो, वरना रशिया हम पर अटैक कर देगा। रशिया में आप देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने पूरी चेतावनी दी है कि जैसा हाल यूक्रेन का किया है वैसे ही हाल इन दो देशों का भी कर देंगे। तो उनमें से एक था स्वीडन, जिसने कहा कि हमें शामिल किया जाए किसमें, नेटो के अंदर, और उसी के साथ साथ फिनलैंड। ये जो दो देश हैं, आपको दिखता है बच्चों कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको नेटो का सदस्य बना दिया जाए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही भारत में अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में लॉन्च करेगा।
भारत के अंदर एक प्रकार की एक नई पहल है और ये है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, कि उसकी सेहत बेहतरीन रहे, वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी सके। तो भारत का एक प्रकार से ये एक बहुत ही बड़ा कानून, एक नया अधिकार हर नागरिक को मिलेगा। भारत का एक राज्य देने वाला है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्दी भारत में अपनी तरह का एक पहला स्वास्थ्य का जो अधिकार होगा उसको लेकर विधानसभा में लाने वाला है? तो आप देखते हैं कि राजस्थान सरकार जो है ना, राजस्थान गवर्नमेंट क्या करने वाली है, स्वास्थ्य का अधिकार इसको क्या करने वाली है, बनाने वाली है, प्रस्तुत करने वाली है। इस राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार मिलने वाला है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत का जहां पर आप देखते हैं कि 13 एक्सप्रेसवे हैं। 13 एक्सप्रेसवे का मतलब हाईली स्पीड वाले रोड, जहां पर आप लंबी लंबी गाड़ियों को दौड़ा सकते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस कर सकते हैं, अपनी दूरी को कम कर सकते हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आप देखते हैं कि वहां पर 13 एक्सप्रेसवे हैं? भारत का एक ऐसा राज्य जो 13 एक्सप्रेसवे को रखता है, इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है यूपी। ठीक है, यूपी। तो यूपी भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पर आप देखते हैं कि 13 एक्सप्रेसवे मौजूद हैं। तो मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी आज की क्लास के क्वेश्चंस रहे और हम उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किए हैं आज के संदर्भ में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे और उसके अंदर मुख्य तौर पर हम लोग आप सभी के साथ यही डिस्कस करेंगे कि कुछ और क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस की आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी बच्चों को हमारी ये क्लास कैसे लगी और सुझाव देना चाहें किसी प्रकार के तो आप सुझाव दे सकते हैं, हम आपके सुझावों को ज़रूर पढ़ेंगे। आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।